हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बेटा काफ़ी बेहतर होगे। तो आज हम लोग जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बीज एवं फल। ये बीज क्या होता है, फल क्या होता है, इसको आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग बात करेंगे बीज की, यानी सीड। तो अगर हम बीज की बात करें तो बीज में सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हमारा जो बीज होता है वो लैंगिक जनन का मुख्य उत्पाद है। लैंगिक जनन का मुख्य उत्पाद। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सब लोग जानते हैं लैंगिक जनन या जनन किसे हम कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान एक नए जीव का निर्माण करता है। तो अगर बीज की हम बात करें तो हमारा बीज भी तो अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। पौधे लैंगिक जनन क्यों करते हैं? क्योंकि बीज के निर्माण के लिए। तो बस इतना ही याद रखना, लैंगिक जनन का जो मुख्य उत्पाद है पौधों के अंदर वो है बीज का निर्माण करना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, बीज का निर्माण बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? तो हम सबको पता है किससे, बीजांड से। अगर हम बीजांड, ओव्यूल जिसको कहते हैं, अगर हम बीजांड की संरचना छोटी सी बना दें, ये हमारा हो गया बीजांड। और यही बीजांड आगे चल करके बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये बीजांड का है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और ये बीज का है अध्यावरण। तो जैसे जैसे ये बीजांड बीज में परिवर्तित होता जाता है तो आगे चल करके ये जो अध्यावरण है ये बीज का आवरण बनाता है, यानी बीज आवरण। जबकि बीजांड द्वार जो होता है ये एज इट इज, जैसे बीजांड के अंदर उपस्थित रहता है वैसे बीज के अंदर भी उपस्थित रहता है। एक छोटा सा छिद्र होता है। अगर आप चने को ध्यान से देखें भिगो करके तो आप पाएंगे चने के एकदम यहाँ शीर्ष भाग पे एक छोटा सा छिद्र होता है। वो छिद्र कुछ और नहीं होता है, बीजांड द्वार ही होता है। इसका काम क्या होता है, जब सीड को हम चने में डाल देते हैं तो जल को अवशोषित करना, या मृदा में जब हम डाल देते हैं तो जल को अवशोषित करना। खनिज लवण तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो अंकुरण के पश्चात अवशोषित करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेना, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान, अंकुरण के समय जल को अवशोषित करना, ये सब इसी बीजांड द्वार के द्वारा बीज में प्रवेश करता है। तो ये पॉइंट दूसरा याद रखना। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड का अध्यावरण बीज का आवरण बनाता है, जबकि बीजांड द्वार एज इट इज, जैसे बीजांड में है वैसे बीज में भी उपस्थित रहता है। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश करने देता है, जल को अवशोषित करने देता है। तो ये काम करता है। ये दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे। अब अगर हम बीज की संरचना की बात करें, अगर हम बीज की संरचना, इसको हम मिटा देते हैं। बीज की संरचना, बीज की संरचना। तो अगर हम बीज की संरचना की बात करें तो हमारा जो बीज होता है ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? पहला बीज आवरण, दूसरा बीज पत्र, और तीसरा भ्रूणीय अक्ष। ये अच्छी नहीं, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक मिनट बेटा जी। हाँ ठीक। तो हमारा जो बीज होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, बीज आवरण, बीज पत्र और भ्रूणीय अक्ष। अगर आप पीछे याद करें तो हमने पीछे डिस्कस किया था बीज पत्र और भ्रूणीय अक्ष किसके भाग हैं?
भ्रूण के। तो दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो हमारा बीज आवरण होता है बीज में और बीज आवरण के अंदर भ्रूण उपस्थित होता है। और जो भ्रूण होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष। अगर एक बीजपत्री पौधा है तो एक बीजपत्र होगा, द्विबीजपत्री पौधा है तो दो बीजपत्र होंगे। तो ये हमारे बीज की संरचना की बात हो गई। अब आता है बीज के प्रकार। बीज के प्रकार क्या होते हैं, आइए देखते हैं। बीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड। देखो बेटा जी, बीज को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन आधार क्या लिया गया, भ्रूणपोष बीज के अंदर उपस्थित है या नहीं है। यानी भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हम बीज को दो भागों में बांटते हैं। एक को नाम दे देते हैं भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, और दूसरे को नाम दे देते हैं अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। अब नाम से ही क्लियर है, भ्रूणपोषी बीज मतलब जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित हो। भ्रूणपोष उपस्थित हो का मतलब क्या है, यानी अगर बीज पूरी तरह से परिपक्व हो गया है और परिपक्व होने के पश्चात उसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित है, तो ऐसे बीज को हम नाम दे देते हैं भ्रूणपोषी बीज। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा गेहूं, जैसे हो गया चावल, जैसे हो गया मक्का, जैसे हो गया अरंडी, अरंडी को हम लोग गांव में रेड़ का पौधा भी बोलते हैं इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके बीज में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। तो इन पौधों के बीज को नाम क्या दे देते हैं, भ्रूणपोषी बीज। लेकिन अगर भ्रूण परिपक्व बीज के अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित है, अब ये उपस्थिति और अनुपस्थिति को हम कैसे मतलब देख सकते हैं या थोड़ा महसूस कर सकते हैं। देखो बेटा, बीज के अंदर अगर हम बीजांड की बात करें तो यही बीजांड आगे चल करके बीज में परिवर्तित होता है। इसके अंदर ये होता है जाइगोट जो भ्रूण बनाता है, और ये पूरा का पूरा हमारा बनता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जब भ्रूण विकसित होने लगता है तो ये भ्रूणपोष को खपत करता जाता है, खाता जाता है। अब मान लीजिए भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व हो गया, अब भ्रूणपोष पूरा खत्म ही नहीं हुआ तो बीज में उपस्थित रहता है। तो यानी अगर वृद्धि करता हुआ भ्रूणपोष को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है भोजन के रूप में, तो ऐसे बीज में भ्रूणपोष बचा रह जाता है। ऐसे बीज को नाम क्या दे देते हैं, भ्रूणपोषी बीज। लेकिन अगर ये जाइगोट बड़ा होकर के भ्रूण बनाया, अब भ्रूण बनाते समय जितना भ्रूणपोष था उसने सारा भ्रूणपोष खा लिया, पूरा भ्रूणपोष खत्म हो गया परिपक्व होते होते, तो ऐसे बीज को नाम क्या दे देंगे, अभ्रूणपोषी। तो हम कह देते हैं जिन बीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है परिपक्व होने के पश्चात, उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कह देते हैं। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चना हो गया, जैसे मटर हो गया, जैसे मूंगफली हो गया, जैसे सेम हो गया, जैसे राजमा हो गया, ये सारे के सारे पौधों में अगर देखेंगे तो ये अभ्रूणपोषी हैं। लेकिन अगर आप देखें इन पौधों का बीज पत्र तो काफ़ी मोटा होता है। क्यों? क्योंकि बीज पत्र में भोजन बहुत ज़्यादा संग्रह हो जाता है, जबकि इन पौधों का जो बीज पत्र होता है वो बहुत पतला रहता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा भ्रूणपोष खा नहीं पाए तो वो बचा रह जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और टर्म आता है, यहीं पे हम नाम दे देते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, इसको बेटा जी हिंदी में हम लोग नाम दे देते हैं परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष ये क्या होता है? परिभ्रूणपोष जैसे
बीजांड की अगर हम बात करें, एकदम प्रारंभ में जब हमारा भ्रूण कोश इसमें होता है तो इसके अंदर जो ऊतक उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं नाभिकाय, नाभिकाय, न्यूसिलस। ये भी नीट में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनके अंदर नाभिकाय भी उपस्थित रह जाता है। तो अगर किसी बीज के अंदर नाभिकाय यानी न्यूसिलस भी उपस्थित है तो ऐसे बीज को या ऐसे यानी उपस्थित नाभिकाय को हम नाम दे देते हैं पेरिस्पर्म, परिभ्रूण पोष। याद रखिएगा, अगर बीज के अंदर नाभिकाय यानी न्यूसिलस उपस्थित है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? पेरिस्पर्म, परिभ्रूण पोष। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरी तरह से क्लियर है। अब आते हैं एक नए हेडिंग की तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नाम है सुप्तावस्था। नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। सुप्तावस्था क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं डॉर्मेंसी। आओ समझते हैं। सुप्तावस्था, डॉर्मेंसी। अगर हम आपसे पूछें आपके घरों में चना है, आप कहेंगे हाँ। आपके घरों में गेहूं है, आप कहेंगे हाँ। आपके घरों में मूंगफली छोड़ देते हैं, सरसों है, हाँ। धान है, हाँ। तो ये सारे पौधों के बीज, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, इन सब पौधों के बीज आप घरों में रखे हो, लेकिन क्या ये अंकुरित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अगर अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो ये किस अवस्था में उपस्थित हैं? आपके घरों में जितने भी बीज रखे गए हैं जो अंकुरित नहीं हो रहे हैं, वो जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था को बेटा जी हम नाम दे देते हैं सुप्तावस्था। सुप्तावस्था को हम परिभाषित कैसे कहते हैं? बीज के परिपक्व होने के पश्चात और अंकुरण से पहले, यानी बीज जब परिपक्व हो गया और अंकुरित नहीं हो रहा है, यानी अंकुरण से पहले की अवस्था को ही हम लोग नाम दे देते हैं सुप्तावस्था। बीज के परिपक्व होने के पश्चात और अंकुरित होने से पहले की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? सुप्तावस्था। यानी आपके घरों में जो भी बीज है वो परिपक्व है लेकिन अंकुरित नहीं हो रहा है, तो वो किस अवस्था में है? सुप्तावस्था। जैसे ही उसका अंकुरण प्रारंभ होगा, आप ले जाकर के खेतों में डालेंगे और उसके मौसम में अब वो अंकुरित होना प्रारंभ हो गया तो यानी सुप्तावस्था उसी समय टूट गया। जब तक वो अंकुरित नहीं हो रहा है तब तक वो सुप्तावस्था में है। अब इस कंडीशन में क्या क्या होता है? सुप्तावस्था में जो बीज होता है उसमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जल बहुत कम का मतलब बीज में केवल 10 से 15% केवल और केवल रह जाता है जल की मात्रा जब बीज परिपक्व हो जाता है, यानी एकदम सूख जाता है। आप मटर को इस समय सब्जी के रूप में खा रहे हैं आराम से, लेकिन वही मटर जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और उस कच्चे मटर को खाइए, दांत कड़क जाएंगे। तो यानी बीज जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कितना रह जाती है? 10 से 15%। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? बीज के अंदर जो भ्रूण है, भ्रूण की उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म। हम सब लोग जानते हैं कोई भी जीव हो उसको जिंदा रहना है तो उसके अंदर उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया मतलब जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको सम्मिलित रूप से उपापचय क्रिया कहते हैं। आपके घर में चना रखा है, वो चना जिंदा है, जैसे ही आप खेत में डालेंगे, जैसे आप पानी में डालेंगे वो अंकुरित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जिंदा है तो यानी उसके अंदर उपापचय क्रिया हो रही है। लेकिन जब सुप्तावस्था में बीज होता है तो उसकी उपापचय क्रिया जो होती है ये बहुत धीमी हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है ताकि लंबे समय तक जिंदा रह सके।
तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। यानी जब बीज परिपक्व हो जाता है तो उसमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, भ्रूण की उपापचयी क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, और इसी अवस्था को हम नाम क्या दे देते हैं? सुप्तावस्था। तो हमको लगता है इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ कुछ चीज़ें और बता दें। अलग अलग जाति के बीजों की जो सुप्तावस्था होती है वो एकदम अलग अलग होती है। जैसे कुछ पौधों की बात करें, जैसे गेहूं की बात करें तो 1-2 साल मैक्सिमम, 3 साल मैक्सिमम मान लें। चना की बात करें 3 साल 4 साल मैक्सिमम हो सकता है। कुछ पौधों का तो कुछ महीने का होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र सालों होती है, यानी कई साल तक सुप्तावस्था में पड़े रह जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप सब लोग बहुत फेमस जानते होंगे, खजूर, डेट पाम इसको कहते हैं, डेट पाम। खजूर के बीज की जो सुप्तावस्था होती है वो 2000 साल होती है, 2000 वर्ष। यानी अगर हम खजूर के बीज को रख दें तो वो 2000 वर्ष तक सुप्तावस्था में ऐसे पड़ा रहेगा, और 2 वर्ष बाद अगर उसको हम अनुकूल तापमान दें, अनुकूल वातावरण प्रदान करें तो वो तुरंत अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करेगा। एक और नाम है जिसका नाम हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपाइन और लूपिनस आर्कटिकस, आर्कटिकस, ऐसे ही नाम याद रख लेना इंग्लिश में ही। ये इस पौधे का जो बीज है हमको मिला आर्कटिक टुंड्रा, यानी एकदम उत्तरी ध्रुव जहाँ पे है वहाँ से हमको इसका बीज प्राप्त हुआ। इसकी उम्र कितनी बताई गई? 10,000 वर्ष। और जब इसको जमीन में अनुकूल वातावरण प्रदान किया गया तो ये फिर से अंकुरित हो गया। तो यानी ल्यूपाइन और लूपिनस आर्कटिकस के बीज का जो सुप्तावस्था है वो 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा है। तो हम 10,000 वर्ष मान के चलते हैं। तो ये 2 नाम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इन दोनों नामों को आप अच्छे से याद रखिएगा, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगले टर्म पे चलते हैं। ये सुप्तावस्था की बात हो गई। अब बीज के अंदर 2 क्रियाएं हमको याद रखना है, 2 कह सकते हैं, 1-1 नंबर के पूछे जाने वाले 2 हेडिंग याद रखने हैं। एक को हम नाम दे देते हैं असंगजनन, संगजनन, और दूसरे को हम नाम दे देते हैं बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियो। और एपोमिक्सिस। बेटा जी इन दोनों हेडिंग को बहुत अच्छे से याद रखना। छोटा सा टर्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। असंगजनन क्या होता है और बहुभ्रूणता क्या होता है? देखो, असंगजनन की अगर हम बात करें तो एक शब्दों में कहें, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। यानी अगर नॉर्मली हम जितने भी पौधे होते हैं, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जब निषेचन हो जाता है तो उसके पश्चात बीज का निर्माण होता है, यानी निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के। तो ऐसे पौधों को हम नाम दे देते हैं असंगजनन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, अगर बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो गया तो इसे हम अलैंगिक जनन में रखेंगे, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन, लैंगिक जनन नीट में पूछा जाता है बेटा। यानी अगर बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को हम कह देते हैं असंग जनन,
अब असंग जनन के द्वारा जो बीज बना उसको हम किस कैटेगरी में रखें, अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखें या लैंगिक जनन? तो आपका उत्तर होना चाहिए अलैंगिक जनन। ऐसा क्यों होता है? देखो, लैंगिक जनन में हम लोगों ने दो चीजें जाना है। पहला, युग्मक का निर्माण होना चाहिए, युग्मक का निर्माण, और दूसरा युग्मक का संलयन होना चाहिए, युग्मक का संलयन। युग्मक के संलयन को ही हम लोग कहते हैं निषेचन। युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी अलैंगिक असंग जनन, अलैंगिक जनन के बिना निषेचन के बीज का निर्माण। अब बिना निषेचन की मतलब है कि अगर किसी बीज का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, अयुग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो उनका संलयन नहीं होगा यानी निषेचन नहीं होगा। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के अगर बीज का निर्माण हो रहा है तो यही क्रिया कहलाती है हमारी असंग जनन। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब ये लैंगिक जनन का पार्ट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए याद रखना ये किसका पार्ट है, अलैंगिक जनन का पार्ट है। ये एक महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, आप याद रखिएगा। दूसरा है बेटा जी बहुभ्रूणता। इसको भी अगर एक लाइन में कहें तो एक से अधिक भ्रूण का होना, यानी अगर बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हैं तो यह दशा क्या कहलाती है हमारी, बहुभ्रूणता। अब सवाल आया एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, थोड़ा सा ले चलते हैं पीछे आपको। हम सब लोग जानते हैं बीजांड ही आगे चल करके बीज में परिवर्तित होता है, निषेचन के पश्चात बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है, यही जाइगोट आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। अब अगर थोड़ा सा और पीछे चलें तो ये हमारा होता है भ्रूण कोश, यहाँ पे होती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, यहाँ पे होती हैं बीजांड द्वार कोशिकाएं, यहाँ पे हमारी होती हैं न्यूसिलस की कोशिकाएं यानी बीजांड काय की कोशिकाएं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं ये भी भ्रूण का निर्माण कर देती हैं, ये जो हमारी न्यूसिलस यानी नाभिकाय की कोशिकाएं होती हैं ये भी भ्रूण का निर्माण कर देती हैं, ये जो हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं ये भी भ्रूण का निर्माण कर देती हैं, और जो जाइगोट है ये तो भ्रूण का निर्माण करेगा ही करेगा। तो यानी कभी कभी कुछ पौधों के बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। वो भ्रूण जाइगोट से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन बीजांड के अंदर उपस्थित कुछ और कोशिकाएं जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, नाभिका कोशिका, न्यूसिलर सेल, इन सब से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस दशा में बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन गए, तो इस दशा को ही हम नाम क्या दे देते हैं, बहुभ्रूणता। लेकिन याद रखिएगा जितने भी भ्रूण बने हैं इनमें से आगे विकास केवल इसी भ्रूण का होगा जो जाइगोट से होगा, ये सब धीरे 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 नष्ट हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बन तो गए लेकिन ये विकास नहीं कर पाएंगे, ये अंकुरित नहीं हो पाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे। केवल जाइगोट से जो भ्रूण बनता है वही अंकुरित होकर के आगे चल नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। हमको नहीं लगता इसमें कोई भी आपको दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया है फल और फल के प्रकार, तो उसको हम अगले टर्म पे यानी अगले वीडियो में 5-7 मिनट का होगा तो उसको हम डिस्कस कर देते हैं। हाँ, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।